हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, जैसे कि आपको पता है कि मेरे द्वारा क्या की जा रही घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की लगभग सारी सीरीज़ें आपको उपलब्ध कराने की बातें हो रही हैं। जो क्या करूँगा मैं अपने समय पे क्या करूँगा, आपके एग्ज़ाम से पहले आर ओ या यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम से पहले घटना चक्र की जितनी भी सीरीज़ें हैं 8 सीरीज़ मैं आपके सामने लेके आऊँगा। आपको घटना चक्र की इम्पोर्टेंस पता है। घटना चक्र से हर साल क्या करता है, आपके लगभग 45 से 55 क्वेश्चन के आसपास हर साल रिपीटेड मिलते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। आज जो हमारा सेकंड चैप्टर, ये मॉडर्न हिस्ट्री की दूसरी क्लास है, याद रखिएगा। मॉडर्न इंडिया की सेकंड क्लास है, पहली क्लास मैंने ऑलरेडी ले रखी है, जाके आप उसको देख लीजिए, देन दूसरी क्लास में इंटर करिए। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, मूलतः हम बात करेंगे बंगाल के नवाब की। ठीक है, तो जो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। याद रखिएगा, कौन थे? मुर्शीद कुली खां जी थे। कौन थे? मुर्शीद कुली खां। ठीक है, याद रखिएगा, जो मुगल सम्राट द्वारा क्या हुए थे, ये स्वतंत्र रूप से नवाब घोषित किए गए थे। ठीक है, इनको मुगल सम्राट ने अपना नवाब बना के, जो बंगाल का नवाब बनाया था, इन्हीं को लास्ट अंतिम नवाब के रूप में घोषित किया था। क्या नाम था? मुर्शीद कुली खां जी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसने अपनी राजधानी को क्या बना, ढाका से कहाँ ले गया? मकसूदाबाद ले गया। कहाँ ले गया? इन्होंने अपनी राजधानी को ढाका से कहाँ ले गए? ढाका से बदल के कहाँ ले गए दोस्तों? याद रखिएगा, मकसूदाबाद। ठीक है, ये अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद ले गए। ठीक है, मकसूदाबाद ये अपनी राजधानी को ले गए। ठीक है, मकसूदाबाद नगर जिसको बाद में किसके नाम से जाना जाता है? मुर्शिदाबाद के नाम, इसी के नाम के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? मुर्शिदाबाद। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, थोड़ा सा फैक्ट है। हम क्वेश्चन के शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। जो बंगाल है, आप लोगों को पता है कि जो हमारा क्या है, प्यारा भारत है। तो ये जो पार्ट है ये क्या है? बंगाल है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत, इसी के पास बंगाल है। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था का आरंभ किया। याद रखिएगा कि मुगल भारत के समय इजारा व्यवस्था भूमि बंदोबस्त में मुर्शीद कुली खां के द्वारा ही क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। ठीक है दोस्तों, अलीवर्दी खां जो 1740 से 1756 में, कौन? अलीवर्दी खां। नोट कर लीजिए, अगर आपको लगे, आपको इंपॉर्टेंट लगे तो नोट करते जाइए। अली वर्दी खां कब से? याद रखिएगा, 1740 से 1760-63 के आसपास क्या हुआ था? 1756। याद रखिएगा, 1740 से 1756 में मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां क्या होते हैं, जिसने यूरोपियों की तुलना को, जिसने कहा था कि जो यूरोपी है वो मधुमक्खी की तरह है, अगर आप इनको छेड़ोगे नहीं तो आपको ये क्या करेंगे? शहादत देंगे। कौन कहा था? अलीवर्दी खां जी ने कहा था। ठीक है, उसने कहा था कि ये मधुमक्खी की तरह है, अगर आप इन्हें छेड़ेंगे नहीं तो ये शहादत देंगे, यदि छेड़ोगे तो काट काट कर मार डालेंगे। ठीक है, इसकी मृत्यु के पश्चात इसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। याद रखिएगा, कौन दोस्तों? सिराजुद्दौला। ठीक है, कौन दोस्तों? सिराजुद्दौला। ठीक है, इसके बाद सिराजुद्दौला क्या हुआ? उत्तराधिकारी बना। जो ब्लैक होल की घटना आप लोगों को याद है, 20 जून 1756 में, याद रखिएगा, जो ब्लैक होल की घटना, किसकी? ब्लैक होल की घटना। ठीक है, वो कब हुई थी? 20 जून 1756 में। वो किसके समय हुई थी? सिराजुद्दौला के समय हुई थी। ठीक है, याद रखिए, जेड हवेल जो शेष जीवित रहने वाले में से एक था, उसके अनुसार 17 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी को बंद कर दिया। याद रखिएगा, कितना? 18 फीट लंबे, कितना? 18 फीट
लंबे, ठीक है, और 14 फीट और 10 इंच चौड़े। ये एक कमरा था जिसमें सिराजुद्दौला ने लगभग 146 अंग्रेजों को, कौन बताया था, जेड हॉवेल ने, जो उसमें से जीवित बचे थे, उन्होंने बताया कि जो ब्लैक होल की घटना थी उसमें केवल मात्र 23 ही बच्चे बच पाए, मतलब केवल 23 ही व्यक्ति उसमें बच पाए थे। कितने बच्चे बच पाए थे? 23 व्यक्ति टोटल बच पाए थे दोस्तों, याद रखिएगा। कितने बच पाए थे? मात्र 23 व्यक्ति बच पाए थे। इसी को ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 के रूप में जानते हैं। ये किसके समय हुई? याद रखिएगा, सिराजुद्दौला के समय हुई। आप लोग लिखते जाइए अगर आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे। देखिए, अगर आपको हमारे नॉकटर्नल चैनल, एस्पिरेंट चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप नए हैं, हमारी क्लास देख रहे हैं, आपको इफेक्टिव लग रही है, तो क्या करिए, आप क्लास पे नए हैं तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। थोड़ा आपका सपोर्ट हमारे लिए क्या होगा? सौभाग्य होगा। आप अपना फीडबैक दीजिए। आपको पता है कि हमारा जो 14,800 वाला चैनल था वो लगभग हम क्या हुआ, डिस्प्यूट के कारण हमारा चला गया, हैक हो गया है। इसके कारण से हम नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो आप क्या करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो ये जो ब्लैक होल की घटना थी उसमें मुस्लिम समकालीन थे गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक जो उनकी है सियार उल मुतखैरीन, क्या है? मुतखैरीन, याद रखिएगा, मुतखैरीन, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या किया था? ब्लैक होल की घटना का चर्चा किए थे दोस्तों, ठीक है। गुलाम हुसैन की ये बुक है, ठीक है, सियारुल मुतखैरीन। ओके, चलिए हम आगे शुरुआत करते हैं कि जो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक, याद करें, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, ठीक है। हम देखिए, राजा बनने का जो गुण है वो आप अगर किसी से सीखते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव से सीखिए। किससे सीखिए? रॉबर्ट क्लाइव से। ये मार्क कंपनी का एक क्या था? क्लर्क थे। ये क्लर्क थे। इनके मतलब अनुशासन की बात करिए, मतलब इनके विचारदर्शिता की बात करिए। आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति महान है, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए तो आपको पता चलेगा। तो ये उनके सोचने की क्षमता थी, ऑब्जर्वेशन पावर था, वो बहुत हाई था। वो क्या करते थे? ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, मतलब कि जैसे एक चींटी चल रही है तो उसको भी देख के उनका ऑब्जर्वेशन पावर होता था। जैसे आपने देखा कि आपने नाम सुना होगा कि 17 बार चढ़ाई करने के बाद भी क्या किया, वो देखता है कि चींटी क्या होती है? चढ़ती है, और वो बार बार गिरती है लेकिन 17वें 18वें बार चढ़ जाती है, ठीक है। तो आप ये देखिए, जो बड़े लोग होते हैं, जो राजा टाइप के लोग होते हैं यार, जो जिनमें राजा बनने का गुण होता है, उनका ऑब्जर्वेशन पावर क्या होता है? जैसे मैंने ब्लैक होल की घटना बताई तो आपके दिमाग में ब्लैक होल का सीन चलना चाहिए कि यार किस प्रकार से 18 फीट लंबा, 14 फीट 10 इंच का कमरा रहा होगा, और उसमें किस प्रकार से 136 लोगों, 146 लोगों को क्या किया गया? भरा गया होगा, और उसमें मात्र 23 लोग बचे, जिसमें से एक जेड हॉवेल जी थे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी क्या है, रॉबर्ट क्लाइव की के बारे में जब हम जितनी बात करें, आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, आपको जानकारी मिलेगी कि क्या है, ये बहुत महान, बहुत दूरदर्शी था, और इनके ऑब्जर्वेशन लेवल इतना हाई था कि आप सोच नहीं सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए, वॉइस वगैरह आ रही है दोस्तों? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए हम आगे बात कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव जी की, ठीक है। तो जो प्लासी का युद्ध था, आपको पता है 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला को इसी के समय क्या किया गया था? प्लासी के युद्ध में ही इनको पराजित किया गया था। सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित किया। वही उस समय गवर्नर जनरल बन के आया था, और पश्चिम बंगाल के नदिया जिन्हें भागीरथी, याद रखिएगा। जो प्लासी का युद्ध था, याद रखिएगा, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में? प्लासी का युद्ध के बारे में, ठीक है दोस्तों। प्लासी का याद रखिएगा, इसकी आपको डेट भी याद रखिएगा। एक बार क्या किया आपका आयोग ने, इसको पूछ लिया, 23 जून क्या है 1757 में प्लासी का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था दोस्तों। इसकी डेट एकदम याद रखिएगा। उस समय जो क्या गवर्नर जनरल थे वो रॉबर्ट क्लाइव जी थे। कौन थे? क्लाइव जी थे, ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव जी थे, ठीक है। और जो हमारे
बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कौन था? सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला था। ठीक है। अब ये क्या हुआ, जो प्लासी का युद्ध हुआ पश्चिम बंगाल के कौन से? भागीरथी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए आप। अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगता है, आपको लगता है कि ये हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करिए, लिखते जाइए। इस दौरान उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला को इलाहाबाद की संधि, याद करिएगा, आगे जब हम 1765 की बात करेंगे तो ये इसने क्या किया था? सिराजुद्दौला जो नवाब हुआ बंगाल का, उसके साथ इलाहाबाद की संधि भी इन्होंने की थी। ठीक है दोस्तों, क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में लुटेरा राज्य की स्थापना की गई? तो उसमें आपका आंसर आएगा रॉबर्ट क्लाइव जी के समय में। ठीक है दोस्तों, क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का कहना है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। अब सोचिए, कोई व्यक्ति विलियम पिट जी ने क्या कहा? याद रखिएगा दोस्तों, जो विलियम पिट जी थे, आप लोग नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपके एग्जाम को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम पिट जी थे, उन्होंने क्या कहा था? स्वर्ग से उतरा जननायक था। सोच लीजिए, स्वर्ग से उतरा जननायक। आप देखिएगा दोस्तों, जब रॉबर्ट क्लाइव जी की बात करेंगे, तब ये क्या है? एक जननायक के रूप में निकले। क्या है? जननायक के रूप में निकले, एक क्लर्क से। देखिए, मैं किसी भी पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ, मैं उसकी अचीवमेंट की बात करता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया? गलत किया, हमारे देश में राज किया, ये था, लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी ही थी हमारे भारत देश की, और ये एक बहुत बड़े अच्छे जननायक के रूप में थे। तो इनके द्वारा जो भी किया गया था वो क्या था? मतलब अपने लेवल पे एक मतलब व्यक्ति के रूप में, ये बहुत महान व्यक्ति के रूप में, क्योंकि एक क्लर्क से आप देखिए गवर्नर जनरल तक पहुंचना कितना, और क्या क्या नहीं, इनको माना जाता है, इनको मतलब अंग्रेजों का भारत में राजनीतिक स्थापत्य के रूप में भी इनको माना जाता है दोस्तों। ठीक है, अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी, जो देखिए हमने बात की 1756 तक अलीवर्दी खां, उसके बाद कौन? मीर कासिम बने। कब बने? 1760 से 63 तक। याद रखिएगा, बंगाल की बात हो रही है दोस्तों, हमने मैप भी बनाया था, बंगाल कहाँ था? तो जो नया जो बने वो मीर कासिम जी बने। कौन बने दोस्तों? मीर कासिम जी। याद रखिए, लिखते जाइएगा। ठीक है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे लिखते जाइएगा। मीर कासिम कब बने दोस्तों? 1760 से 1763। ये क्या किए? बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में बन के आए। ठीक, वो बंगाल के क्या हुए? मतलब वो बंगाल के उत्तराधिकारी नवाबों के रूप में बन के आए थे दोस्तों। ठीक है, मीर कासिम जी। उसके बाद पूर्णिया तथा रंगपुर में फौजदारी के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुके थे। उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये सवाल आता है दोस्तों कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए? कौन अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गए दोस्तों? मुंगेर ले गए। कहाँ ले गए? मुंगेर ले गए। तो कौन ले गए दोस्तों? मीर कासिम जी, जो बंगाल के नवाब थे, वो क्या किए? अपनी राजधानी को कहाँ ले गए? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहते ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय लिया। याद रखिए, ये भी सवाल बन सकता है कि किसने क्या किया? अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से गठन किया, यूरोपीय पद्धति से। तो कौन किया था दोस्तों? मीर कासिम जी, मीर कासिम ने किया था दोस्तों। इसके द्वारा मुंगेर में तोपे तथा तोड़ेदार बंदूकें गन बनाने की व्यवस्था की गई। लिखते जाइएगा, अगर आपको जो इंपॉर्टेंट लगे मैं वैसे पढ़े देता हूँ। 22-23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला तो बंगाल के नवाब थे, मतलब उसके पहले थे सुजाउद्दौला, और दिल्ली के नवाब सम्राट जो शाह आलम द्वितीय थे, उन्हें सम्मिलित। याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22-23 अक्टूबर 1764 में। बात करते हैं हम किसकी दोस्तों? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसकी बात करते हैं? बक्सर का
युद्ध की बात करते हैं दोस्तों। क्या बात करते हैं? बक्सर के युद्ध की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हम बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि जो 1722-23 अक्टूबर, याद रखिएगा डेट क्या करता है, इंपॉर्टेंट जो होती है वो पूछ लेता है। 22-23 अक्टूबर 1764 में याद रखिएगा 1764 में बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। अब अवध का नवाब कौन था दोस्तों? शुजाउद्दौला था। कौन था दोस्तों? जो अवध के नवाब थे वो कौन थे? अवध के नवाब थे दोस्तों, वो कौन थे दोस्तों? शुजाउद्दौला। कौन थे? शुजाउद्दौला थे। ठीक है, जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे? मुगल बादशाह। दोस्तों कमेंट करके बताइए मुगल बादशाह कौन थे, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए मुगल बादशाह कौन थे। अभी मैंने पहले नाम लिया, शाह आलम द्वितीय थे और मीर कासिम क्या थे? पश्चिम बंगाल के नवाब था। ठीक है, पश्चिम बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, वो कौन थे? पश्चिम बंगाल तो खैर उस समय नहीं था, बंगाल था। मीर कासिम थे दोस्तों। अवध के जो मुगल का बादशाह था वो शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, याद रखिएगा शाह आलम। आपसे ये पूछा जाएगा दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि जैसे ही एग्जाम होगा मैं क्या करूंगा, आपके सामने प्रूफ लेके आऊंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से कितने सवाल फंसे, कितने सवाल हमारे चैनल से डायरेक्ट आए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। इस युद्ध में अंग्रेजों की जो कप्तान वो कमान संभाल रहे थे हेक्टर मुनरो थे। कौन थे? हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों का जो कमान संभाल रहे थे वो कौन थे दोस्तों? हेक्टर मुनरो थे। कौन थे? हेक्टर मुनरो। आप लिखते जाइए, आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको क्या करते हैं, लिखते जाइए। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको लगे वहाँ वहाँ पे आप लिखते जाइए। तो ये थी दोस्तों, ये बात थी बंगाल की, हमने बात की। ठीक है, इसके बाद हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन के माध्यम से जो आपके सवाल रह जाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने अगले पहले सवाल पे चलते हैं। हमारा पहला सवाल क्या कहता है? जो हमारा आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मैंने अभी बात किया जो बंगाल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल कौन अंतिम गवर्नर थे? आप लोग जल्दी से बताइए कौन अंतिम गवर्नर थे? मुर्शीद कुली खां थे या सुजाउद्दीन मोहम्मद खान थे या सरफराज खान थे या अलीवर्दी खान थे? दोस्तों तो जो क्या थे, मुगल सम्राट था फर्रुखसियार 1717 में। कौन? फर्रुखसियार। याद रखिएगा 1717 की बात कर रहे हैं हम। कब बात है? 1717। कौन थे? फर्रुखसियार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो क्या थे फर्रुखसियार थे वो क्या थी 1717 में जो अंतिम बंगाल का गवर्नर के रूप में नियुक्त किए थे उन्होंने मुर्शीद कुली खां को किया था। कौन? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। उन्होंने मुर्शीद कुली खां को क्या किया था? इसके नवाब के रूप में उन्होंने क्या किया था दोस्तों? नियुक्त किया था। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो सेम सवाल, कोई वो इसमें बड़ी बात नहीं। ऑप्शन नंबर ए 2 का सही जवाब है मुर्शीद कुली खां, इसका सही आंसर। निम्न में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बताइए जल्दी से, कौन सा युद्ध? प्लासी का, बक्सर का, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 की क्रांति? आप किसको मानेंगे दोस्तों? जल्दी से आप कमेंट करिए, आप किसको मानेंगे? आप किसको मानेंगे? जल्दी से आप कमेंट करिए, जल्दी से आप बताइए आप किसको मानेंगे। क्या आंसर होगा आप लोगों के हिसाब से? प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई क्या थी जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? याद करिएगा, इसने प्रारंभ किया था ना कि बताया था कि आज से ब्रिटिशर्स क्या हो जाएंगे? सुप्रीम हो जाएंगे। इसने क्या किया था? ब्रिटिश के प्रभुत्व को शुरुआत यहीं से होती है। किस युद्ध से? प्लासी की युद्ध से। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। कब हुआ था प्लासी का? याद रखिएगा किस बार है? 23 जून
1757 में हुआ था, ठीक है। उस समय कौन था बंगाल का नवाब, कौन था, जल्दी से आप बताइए कौन था दोस्तों, सिराजुद्दौला थे। कौन थे, सिराजुद्दौला थे, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग 23 जून 1757 डेट याद रखिएगा, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बंगाल के नवाब कौन थे ये भी रखिएगा। और अंग्रेजों की तरफ से कौन थे दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव थे, याद रखिएगा। अंग्रेजों की तरफ से कौन थे दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। फिर अगले सवाल पे ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब दिया दोस्तों। अगले सवाल पे आपके चलते हैं। ये देखिए आपके सामने आपके स्क्रीन पे अगला सवाल दिख रहा है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। बताइए कौन सी प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है दोस्तों। हाँ, देखिए प्रथम निर्णायक की बात करेंगे तो प्लासी का युद्ध होगा, लेकिन सर्वाधिक क्या होगी, सर्वाधिक सफल की बात करेंगे तो कौन होगा दोस्तों, बक्सर का युद्ध होगा, जो कब हुआ था 1764 में। कब, 22-23 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उस समय जो शाह आलम द्वितीय वो मुगल के सम्राट थे। अगर बंगाल की बात करें तो मीर कासिम थे, और अगर अवध की बात करें तो शुजाउद्दौला थे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भूलने ना पाए कोई भी चीज़, फैक्ट है, थोड़ा सा भूलने की दिक्कत हो जाएगी। तो 4 का बी ऑप्शन सही जवाब देता है। चलिए अगले सवाल पे, प्लासी का युद्ध लड़ा गया, बताइए प्लासी का युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया था, बार बार बात कर रहे हैं, कब लड़ा गया था, तो 1757 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों, 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन 20 इसका सही जवाब देता है दोस्तों, क्या करता है, ऑप्शन 20 इसका सही जवाब देता है, ठीक है। चलिए, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, बताइए सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किस युद्ध में हुआ था, बताइए, प्लासी में, बक्सर में, मुंगेर में, वांडीवास में, बताइए। जो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, बार बार हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 23 जून, क्या बात कर रहे हैं, 23 जून कब की, 1757 की बात कर रहे हैं दोस्तों, 23 जून 1757 की बात कर रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ था याद करिएगा, उस समय प्लासी का युद्ध था। अगर बंगाल का नवाब की बात करें तो सिराजुद्दौला था। अंग्रेजों में जो क्या किया था, अंग्रेजों में जिसने नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव थे दोस्तों। तो जो 6 नंबर है उसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब देगा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है दोस्तों। तो भारतवर्ष में किसको ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, वारेन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को, लॉर्ड एमस हर्ट को, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जी को, किसको माना जाता है दोस्तों। तो मैं बार बार कहता हूं कि किसमें वो क्वालिटी थी दोस्तों, 23 जून 1757 में जब प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, भले ही वो एक षड्यंत्र के द्वारा हुई, लेकिन ठीक है, फिर भी हम रॉबर्ट क्लाइव को क्या करते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, याद रखिएगा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको मानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव जी को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ था, बताइए प्लासी कहाँ था दोस्तों, बताइए प्लासी कहाँ था। तो कहाँ की बात हो रही है, बंगाल की बात हो रही थी, तो प्लासी भी कहाँ होगा दोस्तों, प्लासी भी कहाँ होगा, बताइए। अगर जिसकी बात हो रही थी तो वही हो तो होगा, तो कहाँ होगा दोस्तों, प्लासी कहाँ होगा, बंगाल में होगा। चलिए ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा सही होगा, वो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। आप लोग भी आंसर करते रहिए थोड़ा थोड़ा सा, तो हमको भी लगे कि हाँ आप लोग क्या हैं, एक्टिव हैं दोस्तों, ठीक है। बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब देता है दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। अभी हमने बताया दोस्तों कि इन्होंने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी तो मैंने जस्ट बताया कि निम्न में से इसने क्या किया था, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ, मुंगेर लाए थे। तो कौन लाए थे दोस्तों, जल्दी से आप कमेंट करिए कौन लाए थे,
क्वेश्चन नंबर 10वें का उत्तर देखिए दीजिए। मीर अली वर्दी खान लाए थे, सिराजुद्दौला लाए थे, मीर जाफर लाए थे, मीर कासिम लाए थे। मीर कासिम लाए थे दोस्तों। कब लाए थे? मीर कासिम। अगर मीर कासिम के समय की बात करेंगे तो जो मीर कासिम का समय है दोस्तों कौन सा है दोस्तों? जो मीर कासिम का समय है वो कौन सा था? वो था 1760 से 1763। याद रखिएगा जो टाइम पीरियड है वो 1760 से 1763 का है, ठीक है। उसी को हम क्या करें, उन्होंने ही मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्या किया था, राजधानी स्थानांतरित की थी। तो जो 10वां होगा उसका ऑप्शन डी सही जवाब देता है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, बताइए कौन सा है? देखिए कितनी बार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में लगातार कितने बार पूछा गया? 2 बार, 90 में और 2003 में। फिर इसके बाद फिर 2000 मतलब वही दिया है, ठीक है। फिर यूपी यूडीए, इसी को हम क्या करते हैं, आरओ के रूप में भी जानते थे। वो 2002 में क्या किया गया है दोस्तों, पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो बताइए क्या इसका सही होगा? बक्सर का युद्ध होगा सर। क्या होगा? बक्सर का युद्ध। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा 22 और 23 अक्टूबर चल रहा है। 22 और 23 अक्टूबर कब? 1764 में। कब? 1764 में। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब याद रखिएगा कौन था दोस्तों? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। उस समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे और दिल्ली के शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। जो दिल्ली के बादशाह थे, मुगल बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय थे दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 11 का ऑप्शन ए इसका सही जवाब देता है। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बताइए दोस्तों कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध या प्रथम आंग्ल सिख या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? कौन सा था दोस्तों? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। 12वें का कौन सा सही है? तो बार बार हम बात कर रहे हैं किसके? बक्सर के युद्ध की बात कर रहे हैं। किसके बात कर रहे हैं? बक्सर के युद्ध की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। आगे मैंने पूरा डिटेल में बक्सर के युद्ध के बारे में जितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए मैंने क्या किया है, बता दिया है, ठीक है। जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो अगर सबसे महत्वपूर्ण की बात करेंगे दोस्तों तो कौन सा समझा जाता है? बक्सर का युद्ध समझा जाता है। कौन सा समझा जाता है? बक्सर का युद्ध समझा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखिए बार बार सवाल, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बताइए जल्दी से, दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? दिल्ली दूर नहीं है, कौन था? शाह आलम द्वितीय था। कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब देता है। उस समय कौन था दोस्तों? शाह आलम द्वितीय था दोस्तों। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों? बताइए। मीर कासिम था, मीर जाफर था, नजामुद्दीन, सिराजुद्दौला? तो उस समय कौन था दोस्तों? मीर कासिम था। देखिए सब सवाल का मैंने डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको लगता है तो आप क्या करिए, आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस आप लगातार बने रहिए बस। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए दोस्तों? इलाहाबाद, सुगौली, वेसिन, सालबाई। 16 नंबर का आंसर करिए। किस संधि पे? तो किस संधि? अच्छा पीछे वाले का क्वेश्चन क्या हो गया? वो हो गया क्या? उस समय कौन था बताइए? बक्सर के युद्ध के समय जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कौन था? कौन थे उस समय? बताइए जल्दी से आप कमेंट करिए। मीर जाफर थे। कौन थे? मीर जाफर थे। पिछले वाला जो सवाल था उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मीर जाफर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि, कौन सी संधि हुई थी दोस्तों? बक्सर की लड़ाई के बाद तो कौन सी हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी दोस्तों। हम क्या करेंगे आगे बात करेंगे। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी। कौन कौन सी संधियां हुई थी उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे आगे।
हम बताएंगे कौन कौन सी संधि हुई थी। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी वह था, बताइए कौन सा है। जो बक्सर की लड़ाई थी वो अक्टूबर 1764 में मीर कासिम, दोस्तों मीर कासिम इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें पता नहीं क्या है, आपके जो घटना चक्र पूर्व अवलोकन है उसमें ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर बी, जबकि इसमें क्या होना चाहिए? मीर कासिम होना चाहिए, क्योंकि उस समय मीर कासिम ही थे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो बक्सर की लड़ाई 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना के साथ हुआ था। लेकिन जो इसका आप लोगों में कह रहा है बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था, याद रखिएगा ये 2024 की अपडेटेड है, जिसमें से 15वां क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जबकि इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ये डिस्प्यूट में है, ये क्या करिएगा आप लोग देख लीजिएगा, जो इसका आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। मैं सही कराया था, लेकिन आपको जो लगे आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए, बक्सर की लड़ाई के समय जो क्या हुई, उस समय अंग्रेज ब्रिटिश सेना के नेतृत्व में हेक्टर मुनरो कर रहे थे। उस समय जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों, वो हेक्टर मुनरो जी कर रहे थे, ठीक है, बक्सर की लड़ाई में, याद रखिएगा, ठीक है। और उसी समय इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में हुई। संधि में रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुई वो रॉबर्ट क्लाइव अवध के नवाब सिजाउद्दौला। हम थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं, किसकी बात कर ले रहे हैं दोस्तों? इलाहाबाद की संधि की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि की बात कर रहे हैं। कब हुई थी दोस्तों इलाहाबाद की संधि? 1765 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1765 में हुई थी। दो संधियां हुई थी। पहली जो संधि हुई थी वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। जो पहली हुई थी, फर्स्ट वाली हुई थी, वो मुगल के जो बादशाह थे दोस्तों, कौन थे उस समय मुगल बादशाह? जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे दोस्तों? शाह आलम द्वितीय। उनके साथ हुई थी जो द्वितीय संधि हुई थी। जो सेकेंड वाली हुई थी दोस्तों, वो किसके द्वारा, किसके साथ हुई थी? वो रॉबर्ट क्लाइव थे, याद रखिएगा। अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। अवध के नवाब थे वो सुजाउद्दौला। दोस्तों, अवध के जो नवाब थे वो कौन थे दोस्तों? सुजाउद्दौला। बार हम बात कर रहे थे। इनके समय क्या हुई थी दोस्तों? द्वितीय संधि, मतलब द्वितीय इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी, ठीक है। तो ये था हमारा सवाल। चलिए 17वें नंबर पे हम चलते हैं, ठीक है। निम्न में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था, बताइए कौन थे? फर्रुखसियार, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या सुजाउद्दौला? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो शाह आलम क्या होगा? द्वितीय होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब देता है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब देता है। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसके द्वारा प्रदान की गई? तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा? तो याद रखिएगा जो मुगल के सम्राट थे कौन थे दोस्तों? शाह आलम द्वितीय थे। कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है, याद रखिएगा। शाह आलम जो द्वितीय थे, सेकंड थे, उन्हीं के द्वारा की गई, क्या गई थी? बंगाल की दीवानी दी गई थी दोस्तों, ठीक है। किस गवर्नर के कार्यकाल में, याद रखिएगा, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी गई थी? तो उस समय कौन था दोस्तों? कौन से गवर्नर जनरल थे? हम बार बात कर रहे थे, कौन से गवर्नर जनरल थे दोस्तों? उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो रॉबर्ट क्लाइव जी थे। कौन थे दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन ए इसका सही जवाब देता है। कहाँ से? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, याद रखिएगा। बंगाल, बिहार और
उड़ीसा। अगर हम आपके भारत के मैप की बात करें तो ये आपका एरिया, ये यहाँ बंगाल, इसके बगल में बिहार और ये यहाँ पे उड़ीसा, ठीक है। ये यहाँ पे बंगाल, ये बिहार और उड़ीसा। यहाँ की दीवानी क्या की गई थी दोस्तों? अंग्रेजों को दी गई थी, ठीक है। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 16 अगस्त 1765 में हुई थी, उन्होंने क्या किया था? जो अवध के नवाब थे वो क्या किए थे? मुगल पर जो क्या था, इलाहाबाद का एरिया था, उसको दिया था दोस्तों। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी थी। ये देखिए एग्जैक्ट डेट पूछ लिया गया दोस्तों, तो बताइए कौन सी एग्जैक्ट डेट होगी? अभी हम जस्ट बात कर रहे थे, तो कौन सी होगी? 12 अगस्त 1765 में। क्या होगी दोस्तों? 12 अगस्त 1765 में। याद रखिएगा, बीपीएससी के 48 और 52 तक के मिला के 2008 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन 20 का ये सही जवाब देगा, ठीक है। इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था दोस्तों? बताइए किसको उप दीवान के रूप में बनाया गया था दोस्तों? 21वें का आंसर दीजिए। तो जो मोहम्मद रजा खान थे, मोहम्मद रजा खान जी थे, उन्हीं को क्या किया गया था? क्या उप दीवान के रूप में बनाया गया था, ठीक है। इलाहाबाद की संधि में भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और इसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्या की गई? दीवानी दे दी गई थी। कितने रुपए में? 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था दोस्तों। 2 दीवान, एक बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, बिहार के लिए राजा सिताब राय। याद रखिएगा दोस्तों, उड़ने वाला सवाल है ये। क्या है? आपके एग्जाम में उड़ने वाला सवाल है। क्या है? उड़ने वाला है। देखिए याद रखिएगा, क्या सिताब राय को कहाँ का? बिहार का दीवान। कहाँ का दोस्तों? बिहार का दीवान, ठीक है। बिहार का दीवान बनाया गया था और मोहम्मद रजा खान को बंगाल का उप दीवान बनाया गया था दोस्तों। उड़ने वाला सवाल है आपके एग्जाम में। क्या है? उड़ने वाला सवाल है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल पे। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए दोस्तों? तो बताइए किस, इनका थोड़ा सा कहानी है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 में सिलहट आए। वहाँ खासी जनजाति के लोग चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग को पूर्ति किया जाता है। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। तो जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 22 नंबर का, वो ऑप्शन बी इसका सही जवाब देगा दोस्तों। क्या देगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब देगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही जवाब देगा दोस्तों। चलिए 23वें नंबर पे आपको आना है और अब जल्दी जल्दी आपको क्या करना है? आंसर करना है। अवध सल्तनत के हिंद नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। क्या सही है? अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोग को उच्च स्थान प्राप्त था दोस्तों। बताइए स्टेटमेंट 1 सही है या 2 सही है या दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? तो जो ऑप्शन है वो केवल 2 है। ऑप्शन जो सी होगा दोस्तों वो 1 और 2 दोनों होगा। 1 और 2 दोनों होना चाहिए। और जो ऑप्शन डी है दोस्तों, वो जो डी है वो दो ना 1 ना ही 2 है दोस्तों। तो क्या सही होगा? जो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर देता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर देता है, ठीक है दोस्तों। राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोग उच्च स्थान प्राप्त था दोस्तों। चलिए हम अगले 24वें नंबर पे पहुंचते हैं दोस्तों और वहां पे बात करते हैं। 18वें शतक में भारत के लड़े गए युद्धों में निम्नलिखित में से कौन सा सही
क्या है, कालानुक्रम है। तो बताइए दोस्तों, सबसे पहले कब हुई थी, क्या हुई थी? अंबर की लड़ाई किसके किसके बीच हुई दोस्तों? प्लासी की लड़ाई, वांडीवास की, बक्सर की युद्ध। बताइए, मैं थोड़ा सा बात करूंगा, इसके बाद आप लोगों को लगे तो आप लिख लीजिएगा। जो अंबर की लड़ाई वो अगस्त 1749 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? अंबर की जो लड़ाई हुई थी अगस्त, याद रखिएगा, जो अंबर की लड़ाई हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी दोस्तों? अगस्त 1749 में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 1749 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई? मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने वेल्लूर के समीप अंबुर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। कौन कौन दोस्तों? मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी की संयुक्त सेना। कौन कौन? याद रखिएगा, लिख लीजिए, मुजफ्फर जंग। कौन दोस्तों? मुजफ्फर जंग, ठीक है। चांद साहब, ठीक है दोस्तों, चांद साहब। और कौन? फ्रांसीसी की संयुक्त सेना ने किसको? अनवरुद्दीन को हरा दिया था। ये अगस्त 1749 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? अगस्त 1749 में हुआ था। इसके बाद जो प्लासी का युद्ध हुआ था, हमको पता ही 1757 में हुआ है दोस्तों। जो वांडीवास का युद्ध हुआ है वो अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ है। कब हुआ है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ है। और हमको बक्सर का भी युद्ध पता है। तो चलिए हम अपने सवाल पे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो सवाल है वो क्या कह रहा है? तो क्या होना, अंबर का जो युद्ध है या अंबुर का युद्ध है दोस्तों, वो कब हुआ है? वो कब हुआ है दोस्तों? वो हुआ है 1749 में। कब हुआ है दोस्तों? 1749 में। जो प्लासी का युद्ध हुआ है दोस्तों वो कब हुआ है? प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध 1757 में दोस्तों। 1757 में प्लासी का डिटेल में मैं बता चुका हूँ, वांडीवास का भी मैं बता दिया 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, और बक्सर का भी डिटेल में बता दिया 1764 में। तो दोस्तों जो 24वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी क्या करता है? सही जवाब देता है दोस्तों। क्या करता है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब देता है दोस्तों। चलिए हम अगले सवाल पे अपने चलते है दोस्तों। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ था? पराजित हुआ था। तो बताइए जल्दी से। अभी इसी की तो हम बात कर रहे थे। अभी हम इसी की क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे दोस्तों। अभी तो हम इसी की तो बात ही कर रहे थे। तब तक ये क्या हो गए? आगे आ गए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या सही होगा दोस्तों इसका? उसका जो क्या होगा? काउंट लाली होगा। क्या हुआ? काउंट लाली। आयरकूट ने फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था दोस्तों, ठीक है। जिसमें फ्रांसीसी पराजित हो गए थे। जो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ दोस्तों, जो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ उसमें फ्रांसीसी पराजित हो गए। और उसके जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? काउंट डी लाली कर रहे थे दोस्तों। अगर अंग्रेजों की बात करेंगे तो आयरकूट कर रहे थे दोस्तों। कौन कर रहे थे? अंग्रेजों की बात कर रहे थे तो आयरकूट। जो वांडीवास का युद्ध हुआ वो दो लोगों के मध्य हुआ दोस्तों। किसके मध्य हुआ? अंग्रेजों और किसके द्वारा हुआ दोस्तों? अंग्रेजों और किसके द्वारा हुआ? फ्रांसीसियों के द्वारा। याद रखिएगा, फ्रांसीसियों के द्वारा, ठीक है दोस्तों। ये क्या हुआ? युद्ध हुआ। इसमें काउंट लाली क्या हुए? किसके? फ्रांसीसियों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो काउंट लाली जी कर रहे थे। अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों आयरकूट कर रहे थे। याद रखिएगा, आयरकूट कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? किसके लिए हुआ? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया दोस्तों। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया दोस्तों? बताइए, अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसियों, स्पेन और मैसूर और कर्नाटक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या जवाब होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताते रहिए सर को। क्या होगा? फ्रांसीसी होगा दोस्तों। क्या होगा? फ्रांसीसी। बार बार हम बात कर रहे हैं कि जो वांडीवास का 1760 में युद्ध हुआ उसमें फ्रांसीसी को क्या कर रहे थे? काउंट डी लाली नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेजों का आयरकूट कर रहे थे 1760 में, जिसमें फ्रांसीसी गवर्नर क्या हुआ था? वो हार गया था। कौन सा सुमेलित है दोस्तों? बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव।
क्या सही है? वांडीवास फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या सही है दोस्तों? एकदम बी वाला एकदम सही है दोस्तों, ठीक है, बी वाला एकदम सही है दोस्तों। चलिए अगला जो हमारा सवाल है वो कौन सा है दोस्तों? वो ये है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया दोस्तों? तो मराठाओं ने पूरी ताकत से, आप लोग मराठाओं का नाम तो सुना ही हुआ होगा दोस्तों। उन्होंने क्या किया? पूरी पुरजोर के साथ उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। आज 2 टॉपिक्स खत्म करेंगे दोस्तों हम। एक क्या था? बंगाल था अंग्रेजों के समय, बंगाल। दूसरा क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर की थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद हम इनके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए एक घूंट, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर की बात करेंगे। जो रणजीत सिंह थे उनका जन्म 17 नवंबर 1780 में सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ। याद रखिएगा किस मिसल से थे? सुकरचकिया मिसल के। जो उनके पिताजी थे वो कहाँ थे? महासिंह थे, ठीक है, मुखिया थे। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुई। कब? 25 अप्रैल 1809 में। याद रखिएगा अमृतसर की संधि कब हुई दोस्तों? अमृतसर की संधि दोस्तों, अमृतसर की जो संधि हुई वो कब हुई दोस्तों? वो हुई 25, कब हुई दोस्तों बताइए? जो हुई 25 अप्रैल 1809 में। कब हुई? 25 अप्रैल 1809 में हुई, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा किसके किसके बीच हुई? राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई। 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को जीत लिया, ठीक है। राजा रणजीत सिंह थे। याद रखिएगा 1818 में मुल्तान कब दोस्तों? मुल्तान कब दोस्तों? 1818 में। याद रखिएगा मुल्तान कब दोस्तों? 1818 में। कश्मीर कब? 1819 में। आ जाएगा ऑर्डर के लिए, ठीक है दोस्तों। कश्मीर कब? 1819 में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कौन था दोस्तों? उसके बाद जो था वो खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है दोस्तों। क्या था? खैबर उसको कब किया था दोस्तों? खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है दोस्तों। उसको कब किया था? 1834 में, ठीक है दोस्तों। कब? 1834 में। ये कब किए? ये किनके द्वारा किए गए हैं दोस्तों? ये महाराजा जो रणजीत सिंह थे उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? इनको जीते गए थे, ठीक है। ये सुकरचकिया मिसल के महाराज थे, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात जब करते हैं कि रणजीत सिंह ने क्या किया था? 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। देखिए मैं थोड़ा सा कहानी बताता हूँ क्या सीन था। जब क्या था, जमान शाह ने क्या किया था? वो
आक्रमण किया। कहाँ पे? अफगानिस्तान पे। तो जब वापस जा रहा था तो जो उसकी क्या, जो चिनाब नदी थी वहाँ पे उसकी क्या हो गई थी, तोप वगैरह गिर गई थी। तो जो रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा में जमान शाह ने उन्हें लाहौर पर अधिकार करने का अनुमति दे दी दोस्तों। कब? लाहौर पर। तो उन्होंने लाहौर पर कब अधिकार किया था? 1799 में दोस्तों। ये बात कब है? 1799 की बात है दोस्तों। कब है? 1799 में लाहौर में भी क्या किया इन्होंने अपना, दोस्तों याद रखिएगा, लाहौर में भी अधिकार कर लिया दोस्तों। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है क्या? चलिए मैं लिखे दे रहा हूं दोबारा से। लाहौर में अधिकार कर लिया दोस्तों। क्या कर लिया? लाहौर में अधिकार कर लिए थे। ठीक है दोस्तों। अब जब हम इसके आगे की बात करेंगे तो क्या किया उन्होंने, फिर आगे चल के उसने क्या किया, लाहौर को अधिकार कर अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी। ठीक है, जमान शाह ने उनको क्या किया, राजा की उपाधि दी और लाहौर को अपना सूबेदार मान लिया। 1802 में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। क्या किया? 1802 में, याद रखिएगा दोस्तों, 1800 कब? 1802 में इन्होंने अमृतसर को कौन मिसल से? भंगी मिसल से क्या किया था दोस्तों? छीन लिया था। क्या किया था दोस्तों? भंगी मिसल से छीन लिया था। आप लोग क्या करिए, नोट करते जाइए। पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, धार्मिक अमृतसर थी। अगर राजनीतिक राजधानी की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे? राजनीतिक राजधानी की बात करेंगे दोस्तों, अगर राजनीतिक राजधानी की बात करेंगे, राजनीतिक राजधानी की बात करते हैं तो क्या थी दोस्तों? लाहौर थी। क्या थी दोस्तों? लाहौर थी। अगर हम धार्मिक राजधानी की बात करेंगे, किसकी दोस्तों? किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं धार्मिक राजधानी की। तो जो धार्मिक राजधानी थी दोस्तों, वो क्या थी दोस्तों? जो धार्मिक राजधानी थी वो अमृतसर थी। क्या थी? अमृतसर। देख लीजिए, आज भी सिखों के लिए क्या है? अमृतसर महत्वपूर्ण प्लेसेस में से एक है दोस्तों। रणजीत सिंह योग्य थे। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों का एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने दूसरी आंख की रोशनी भी ले ली दोस्तों, क्योंकि वो अंधे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हम एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं, थोड़ा सा युद्ध के बारे में। प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, चौथा मैसूर की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मैसूर में थोड़ी सी बात करते हैं हम टीपू सुल्तान की दोस्तों बात करते हैं, थोड़ा सा हैदर अली के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ाई शुरू। चलिए अच्छा, पढ़ते पढ़ते सवाल लगाते लगाते बात कर लेंगे। ठीक है, हमारा जो पहला सवाल आप लोगों के सामने है वो ये है दोस्तों, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकरान, श्रीनगर। बताइए क्या शामिल था दोस्तों? पहला का आंसर क्या होगा? अभी हम बात कर रहे थे कश्मीर को उन्होंने कब क्या किया था दोस्तों? कश्मीर को उन्होंने, रणजीत सिंह ने कब हथियाया था? 1819 में। तो क्या था? कश्मीर का जो राजधानी थी वो श्रीनगर। ठीक है, तो कश्मीर को उन्होंने कब हथियाया दोस्तों? कश्मीर पे कब अधिकार कर लिया? 1819 में। याद रखिएगा, सन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? बताइए जल्दी से आंसर करिए, इनका संबंध किस मिसल से था? अहलुवालिया, कन्हैया, डेलवालिया या सुकरचकिया? तो किससे था? अभी हमने बात किया जो रणजीत सिंह थे, जिनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 13 नवंबर 1780 में सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 15 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि होती है दोस्तों। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए। इन्होंने मुल्तान को 1818 में, 1819 में कश्मीर को, 1834 में खैबर पख्तूनख्वा को क्या किया? अपने राज्य में मिला लिया था दोस्तों। क्या किया था? अपने राज्य में मिला लिया था दोस्तों। चलिए
हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? जल्दी से आप लोग बताइए। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? अमृतसर थी, पटियाला थी, लाहौर थी, कपूरथला थी दोस्तों। तो अमृतसर भी थी, लाहौर भी थी। तो आप किसकी बात करेंगे? हम लाहौर की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी राजनीतिक राजधानी थी वो कौन थी दोस्तों? लाहौर थी। बार बार हम बात कर रहे हैं जो हमारी राजनीतिक राजधानी थी वो कौन थी दोस्तों? लाहौर थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अब ये यूपी पीसीएस प्री 1995 और उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा गया सवाल है। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? बताइए, किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की दोस्तों? ये 2021 में पूछा गया सवाल है, लेटेस्ट आपका सवाल है। आप बताइए किस स्थान पे अदालत? रणजीत सिंह का न्याय व्यवस्था कठोर था। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला था दोस्तों। क्या था? अदालत आला था दोस्तों। ठीक है, और यहाँ अदालत कहाँ में? राजनीतिक चीज़ें कहाँ हो रही थी दोस्तों? लाहौर में हो रही थी। कहाँ हो रही थी? लाहौर में हो रही थी। तो जो अदालत आला भी होगी वो क्या होगी दोस्तों? कहाँ होगी? लाहौर में। अगर थोड़ा सा भी इनके बारे में पता है, राजा रणजीत सिंह के बारे में, तो आप इसका सही जवाब कर ले जाओगे दोस्तों। ठीक है, आप इसका सही जवाब कर ले जाओगे। चलिए, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और के डैश के बीच हुई। तो बताइए उस समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? जल्दी से बताइए, गवर्नर जनरल कौन था? कौन था दोस्तों? गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से आप बताइए। लॉर्ड मिंटो जी थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस जी थे, डलहौजी जी थे, लॉर्ड हेस्टिंग जी थे। बताइए कौन थे दोस्तों? तो जो 1809 में बंगाल के तत्कालिक गवर्नर जो थे लॉर्ड मिंटो थे। इसीलिए क्या हुआ जो, अच्छा थोड़ा सा मैं अमृतसर के संधि के बारे में 2-3 प्रावधान बता दे रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए लग सकता है कि महत्वपूर्ण है। आप क्या करिएगा दोस्तों, इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, जो अमृतसर की संधि हुई थी वो 25 अप्रैल 1809 को बंगाल के तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम की तरफ से चार्ल्स मेडकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई, जिसके तहत प्रावधान थे दोस्तों। क्या थे? सतलज नदी दोनों के क्षेत्रों को पृथक करने वाली सीमा मान ली जाए। इसका मतलब सतलज नदी को क्या किया जाए? सतलज नदी को दोनों क्षेत्रों की सीमा को पार करने वाला सीमा के रूप में मान ली जाए। ठीक है दोस्तों, और क्या माना है? दोनों ने एक दूसरे के प्रति मित्रता रखने का आश्वासन किया। इसका उल्लंघन करने पर, मित्रता के सिद्धांत तोड़ने पर यह संधि निष्प्रभावी हो जाएगी दोस्तों। जो सतलज आपकी नदी थी, सतलज नदी थी दोस्तों, उसको क्या करना? उसको सीमा के रूप में मानना जाना। अगर क्या करोगे आप, इसको उल्लंघन करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको मित्रता या संधि टूटना माना जाएगा। तो जो छठवां होगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए बताइए दोस्तों, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया दोस्तों। कहाँ से प्राप्त किए थे रणजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा? शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। दोस्तों आपको पता ही होगा हमने क्या किया था अभी हम जस्ट किसकी बात किए दोस्तों? अभी हमने बात की जमान शाह की। लेकिन जो दोस्तों इनका आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। जल्दी से आप लोग आंसर करिए, मैं थोड़ा सा आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। जल्दी से आप बताइए। जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तो ए कैसे होगा सर? थोड़ा सा डिटेल में क्या करिए, इसको बता दीजिए। तो सर इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या नाम है दोस्तों? जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए में क्या नाम है? जल्दी से आप बताइए। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था दोस्तों। किसका था? जो पंजाब था वो अहमद शाह अब्दाली का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के बाद पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों में छोड़कर सिक्स मिसलों का अधिकार हो गया। उधर
अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह ने अपनी स्थिति सुधार करने का अवसर मिला। 1803 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पे बैठा। कौन बैठा? जो अहमद शाह अब्दाली था उसका जो पौत्र था दोस्तों, कौन? अहमद शाह अब्दाली का पौत्र, अहमद शाह अब्दाली का पौत्र दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र था वो कौन था दोस्तों? शाह शुजा था दोस्तों। ठीक है, वही क्या हुआ, वही वहाँ पे गद्दी पे बैठा। ठीक है, परंतु उसके भाई मोहम्मद ने शक्तिशाली बकर जई सरदार फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार के इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी। क्या किया था इसने? रणजीत सिंह से सहायता मांगी और इन्होंने कोहिनूर हीरा क्या किया? गिफ्ट किया था दोस्तों। कहानी आपको समझ में आई? जो अहमद शाह अब्दाली जी थे, अहमद शाह अब्दाली इनके पौत्र थे। कौन थे दोस्तों? शाह शुजादी थे। उन्होंने क्या किया था? काबुल पे अपना अधिकार कर लिया, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वो गद्दी पे जैसे ही बैठे उनके जो भाई वगैरह थे शाह महमूद ने और उसके बाद फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता की, इसके कारण से इनको हटा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रणजीत सिंह से मदद मांगते हैं और रणजीत सिंह क्या करते हैं? शाह शुजा को मदद करते हैं। इसी के उसमें वो क्या करते हैं? इनको कोहिनूर हीरा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए 8वें नंबर पे चलते हैं। हमारा 8वें नंबर का सवाल क्या है? निम्न में थे किसने कहा था? ईश्वर की इच्छा थी कि मैं ये सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए क्या हुआ दोस्तों? इसलिए उन्होंने क्या किया? दूसरी आंख भी छीन ली। तो बताइए कौन सा सही होगा दोस्तों? क्या सही हो जाएगा इसका? जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने क्या किया था? कहा था दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। कौन थे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दोस्तों? तो जो खड़क सिंह थे, 1839 में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र खड़क सिंह, याद रखिए खड़क सिंह के खड़कने से, याद रखिए खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियों, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कौन सा अलंकार था दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में कौन थे दोस्तों? खड़क सिंह थे दोस्तों। कौन थे? खड़क सिंह थे। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियों, खिड़कियों खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह दोस्तों। लेकिन जो सिख राज्य के अंतिम राजा थे वो दोस्तों कौन थे? दलीप सिंह थे दोस्तों। कौन थे? दलीप सिंह थे। ठीक है, दलीप सिंह के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, अगर हम दलीप सिंह के बारे में, इन्होंने 1843 से 1849 तक इन्होंने क्या किया दोस्तों? शासन किया। कब किया? 1843 से कब? 1849 तक इन्होंने शासन किया। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है दोस्तों? चलिए बताइए। 23 अक्टूबर 1893 में इनका निधन हो गया। क्या हो गया? अभी हमने जस्ट बात की, नासिक में इनकी अंत्येष्टि हुई। इन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, वह कभी भी रूस नहीं गए थे दोस्तों। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1800 कब हुआ था? 93 में पेरिस फ्रांस में हो गया। से सभी कथन सत्य हैं। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपनाया। उन्होंने रूस की भी यात्रा की। उनकी जो अंत्येष्टि हुई वो कहाँ हुई दोस्तों? इंग्लैंड में हुई। तो ध्यान दीजिएगा, कहाँ हुई थी दोस्तों? इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी दोस्तों। ठीक है, उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा दोस्तों, वो ईसाई धर्म अपना लिए। क्या? ईसाई धर्म अपना लिए थे दोस्तों। क्या? ईसाई धर्म अपना लिए थे दोस्तों। वह कभी भी रूस नहीं गए दोस्तों, वो रूस गए थे, लेकिन जो इनका मृत्यु हुआ था वो 23 अक्टूबर 1893 में ही इनका निधन हुआ था। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। वही सही कथन है दोस्तों। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। अभी बार बार दोबारा सवाल आ गया। अभी हमने बात की कि जो दलीप सिंह थे दोस्तों, क्या थे? दलीप सिंह थे।
वो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक के रूप में थे। तो जो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए सही इसका जवाब इसका होगा। चलिए अगले सवाल पे, पंजाब के विलय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? चलिए बताइए कौन सा कथन वो है असत्य है, जल्दी से बताइए। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होंगे। दलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी जाएगी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा दोस्तों, बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा पंजाब के विलय के संबंध में? तो एकदम सही इसके, देखिए इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं गलत है। इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, एकदम सही। 29 मार्च 1849 में गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हो गई कि अब पंजाब क्या होगा, अब राज्य नहीं रहेगा, उसको ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा माना जाएगा और 2,50,000 की वार्षिक पेंशन दी जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर, ये देखिए अब हम बात करेंगे आंग्ल मैसूर के बारे में। आंग्ल मैसूर, जो प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ 1767 से 1749 के बीच में हुआ दोस्तों। उस समय कौन विजयी हुआ, हैदर अली, याद रखिएगा। कौन दोस्तों, हैदर अली। आप थोड़ा सा हम बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। 1767 से लेकर 1749 के बीच जो युद्ध हुआ, आंग्ल मतलब अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच जो युद्ध हुआ, उसको हम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं दोस्तों। जो अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुआ था। निजाम, मराठा तथा अंग्रेज हैदर अली के विरुद्ध एक त्रिकूट संधि में थे। कौन कौन से? निजाम थे, मराठे थे और कौन थे दोस्तों, अंग्रेज एक साथ होके लड़ाई की है। लेकिन हैदर अली अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिकूट को भंग करने का प्रयास किया दोस्तों। क्या किया? सूझबूझ से इस त्रिकूट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता का कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। ठीक है दोस्तों, हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसकी सेनाएं मद्रास तक जाके पहुंची और जो पहला युद्ध समाप्त हुआ वो दोस्तों कब? मद्रास की संधि पे। याद रखिएगा दोस्तों, किसकी संधि पे? मद्रास की संधि पे। किसकी संधि पे? मद्रास की संधि पे दोस्तों क्या हुआ? पहला युद्ध समाप्त हुआ दोस्तों। जो पहला युद्ध समाप्त हुआ वो किसकी संधि पे समाप्त हुआ दोस्तों? मद्रास की संधि पे समाप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, 4 अप्रैल 1769 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। तो किसने की थी दोस्तों, किसने की थी? बताइए किसने किया था? तो इसको किसने किया था दोस्तों? जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमको आंसर बताइए। ठीक है, किसने किया था? तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? हैदर अली होगा दोस्तों। क्या होगा? हैदर अली, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया दोस्तों। तो किसने पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया दोस्तों? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। 17 नंबर, कैप्टन पॉफेम, सरायर कुड, सर एक्टर मुनो, जनरल गोडार्ड को। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो 20 का सही उत्तर का जवाब होगा दोस्तों। क्या होगा? 20 सही जवाब होगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों। तो टीपू सुल्तान ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों? वो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। टीपू सुल्तान, याद रखिएगा, जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना रहा। क्या है दोस्तों? जो ऑप्शन ए होगा वो सही इसका जवाब देता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो वो टीपू सुल्तान था दोस्तों। कौन था? टीपू सुल्तान था दोस्तों। कौन था? टीपू सुल्तान था जिसने आधुनिक पद्धति पे विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल पे, हमारा जो अगला सवाल है वो कह रहा है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना 1780 में हराया था। कहाँ
टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था दोस्तों। तो जो 1780 से 84 शुरू हुआ दोस्तों, वो क्या था, वो द्वितीय युद्ध था। ठीक है दोस्तों, क्या था, देखिए मैं थोड़ा सा इनके तीनों चारों युद्ध के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस दिए दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1767 से 69 के बीच में हुआ था, जैसे हमने पहले बात कर लिया। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर था वो दोस्तों वो 1780 से 84 के बीच में हुआ था दोस्तों। ठीक है, उस समय जो अंग्रेज गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग जी थे। हमको पता है 1773 में ये क्या किए थे, को गवर्नर 72 में बनाया गया था और 1784 तक ये थे। ठीक है दोस्तों, मैंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या होता है, खत्म होता है। पहला मद्रास की संधि, दूसरी दोस्तों मैंगलोर की संधि। ठीक है, जो तृतीय आंग्ल मैसूर था वो 1790 से 92 तक चला दोस्तों। इसमें जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे दोस्तों। कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने तुर्की से, टीपू ने तुर्की सहायता प्रयत्न किया और उसने एक दूत कुस्तुस्तुनिया भेजा था दोस्तों। ठीक है, फ्रांस भी एक दूत भेजा था। जो चौथा आंग्ल मैसूर हुआ 1799 में खत्म हो गया। 4 मई 1799 में अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग जीत लिया। अच्छा ये याद रखिए, जो तीसरी आंग्ल मैसूर था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि पे खत्म होता है। कब होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पे खत्म होता है दोस्तों। तो 20वां का सही होगा, वो ऑप्शन बी होगा। कहाँ, पोल्लीलूर में हराया था दोस्तों। कहाँ हराया था, पोल्लीलूर में हराया था दोस्तों। चलिए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी दोस्तों, तो किसके साथ की थी, उस समय कौन था, टीपू सुल्तान था दोस्तों। कौन था, टीपू सुल्तान था दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए, तो 1799 में। कब दोस्तों, 1799 में, हमने अभी बात किया। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय, तृतीय, और ये मैं बात कर रहा था। जो प्रथम आंग्ल मैसूर था दोस्तों वो कब हुआ था, 1767 से 1769 में। कब हुआ, 1767 से 1769 में। जो तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ वो कब हुआ दोस्तों, 1780 से 1784 तक। कब हुआ, 1780 से 1784। जो तृतीय हुआ दोस्तों 1790 से 1792। जो चौथा हुआ दोस्तों वो 1799 में। कब हुआ, 1799 में हुआ। तो कौन सा सुमेलित है दोस्तों, अब ये बता, हैदर अली पराजित हुआ। तो पहला तो गलत हो गया, इसमें हैदर अली लगभग जीत गया था दोस्तों। क्या हो गया था, लगभग जीत गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, नहीं, यह निर्णायक नहीं, इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, नहीं दोस्तों, ये अपना भूभाग अंग्रेजों को कुछ थोड़ा सा दिया था। लेकिन जो चौथा टीपू सुल्तान पराजित हुआ, और इसमें क्या हुआ, ऑप्शन डी इसका सही जवाब देता है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही जवाब देता है दोस्तों। बताइए, इलाहाबाद की संधि, मैंगलोर, सालबाई, मद्रास की संधि, बताइए। इलाहाबाद की हमको पता है 1765 में हुई थी। तो क्या होगा दोस्तों, ए का 4 केवल 2 ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया। मैंगलोर की संधि दोस्तों कब हुई थी, मैंगलोर की संधि द्वितीय वाले में हुई थी ना दोस्तों। तो द्वितीय कब खत्म हुआ था, 84 में खत्म हुआ था। तो जो क्या होगा, बी का 2। तो दोस्तों बी का 2 में है, दोनों में सही है दोस्तों। अब बताइए, सालबाई की संधि और मद्रास की, जो मद्रास की संधि हुई थी दोस्तों वो 1769 में हुई थी। कब हुई थी, तो डी का 3 दोस्तों। तो डी का 3 किस में है, डी का 3 केवल एक में है दोस्तों, वो सी का 3। वो कौन सा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब देता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही जवाब देता है दोस्तों। क्या करता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब देता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यूपी पीसीएस 2019 में प्री में पूछा गया सवाल है दोस्तों। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था दोस्तों। बेगम जो समरू थी उन्होंने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ, माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधाना में, कानपुर में दोस्तों। तो उन्होंने सरधाना कहाँ था दोस्तों, मेरठ के निकट सरधाना है, मेरठ के पास में है। वहीं पे इन्होंने क्या किया था दोस्तों, वहीं पे इन्होंने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगले सवाल पे, निम्नलिखित कथनों में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। अली मर्दान ने बंगाल में राजस्व कृषि प्रारंभ की, क्या सही है, अली मर्दान ने प्रारंभ की थी दोस्तों। हाँ बताइए, कौन किया था,
हम्म, मुर्शीद कुली खां कौन था दोस्तों? मुर्शीद कुली खां था। तो पहला ही गलत हो गया दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही नहीं है। पढ़ लेते हैं अगले वाले। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किए। अजमेर में सवाई जय सिंह ने न्यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया। मैसूर के टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा के निर्धन लिया था। एकदम सही है दोस्तों। चलिए 27वें नंबर पे चलते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। क्या ये सही है दोस्तों? बताइए। ठीक है। तीसरी लाइन, जो अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना को बुरी तरह से परास्त किया। तो किसने क्या हो गया? पहला तो गलत हो गया दोस्तों, पहला गलत हो गया। इसमें क्या होना चाहिए? मराठाओं को परास्त किया। ठीक है दोस्तों, पहला गलत हो गया। ऑप्शन क्या होगा? एक कट गया दोस्तों। अब कौन से बचे? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान, नहीं दोस्तों, चौथे आंग्ल मैसूर में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो दो भी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। प्लासी की युद्ध के सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचाया। एकदम सही। ऑप्शन बी इसका सही जवाब देता है दोस्तों। चलिए, आज तक की क्लास, हमारा आज का सेशन यही रहा दोस्तों। अब हम अपने तीसरे हिस्ट्री पूर्वावलोकन की क्लास में गवर्नर जनरल के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए आपको क्लासेस प्रारंभ करें। आप लगातार हमारी क्लासेस देख रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है? अच्छी बातें हैं। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो फॉलो करिए, अगर पुराने हैं तो अपने दोस्तों को बताइए कि किस प्रकार से पूर्वावलोकन घटना चक्र की क्लासेस नॉकटर्नल एस्पिरेंट चैनल पे चल रही हैं दोस्तों। ठीक है, आप लगातार जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों।